हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? आई थिंक अब आराम ही आराम है। नीट पीजी काउंसलिंग के रिलेटेड जो हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, आज कोर्ट ने ज़्यादा लंबी सुनवाई नहीं हुई, थोड़ी ही सुनवाई हुई। उनके जो अटॉर्नी जनरल थे अपोजिशन से, जो गवर्नमेंट से केस लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि इस पर डिस्कशन बाद में होगा, क्योंकि उन्होंने जो एफिडेविट सबमिट किया था 2 दिन पहले, उसमें कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कशन के लायक थे, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने केस फाइल की है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर उन्हें देना चाहिए था और क्लैरिफिकेशन देना बनता था। लेकिन अकॉर्डिंगली जो सुधीर मेहता साहब थे एडवोकेट, उन्होंने कहा कि हम पोस्ट दिवाली इसके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। तो इसको लेते हुए कोर्ट ने सिंपल डिसीजन दे दिया कि जो हियरिंग होगी वो 16 तारीख के बाद होगी, 16 नवंबर के बाद हियरिंग होगी अगली। और एडवोकेट सुधीर मेहता ने यह अश्योरेंस भी दिया कि गवर्नमेंट उससे पहले नीट पीजी की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काउंसलिंग होल्ड हो गई है 16 नवंबर के लिए, यानी कि 8 से 18 दिन बाद काउंसलिंग कंडक्ट होगी। 18 डेज बाद हियरिंग होगी। 16 तारीख को क्या जजमेंट आएगा, फिर काउंसलिंग की डेट्स आएंगी। थोड़ा सा प्रोसेस स्ट्रेच हो गया है, हो सकता है दिसंबर पहुंच जाए। लेकिन जो कैंडिडेट अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हक के लिए डेली आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। यूआर कैटेगरी की सीट्स ना के बराबर आई हैं। इवन बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस में 40-45 बिग कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स ही नहीं हैं। इवन जो रैंक 3 ला रहे हैं, रैंक 8, रैंक 120 है, उनको भी मनचाहे कॉलेज, मनचाही ब्रांच मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो वो उसके लिए केस फाइट कर रहे हैं। ग्रुप काफ़ी बड़ा हो गया है अब, 13,000 से 14,000 कैंडिडेट अब इसमें पार्ट ले रहा है। इस फाइट में जो कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, केस तो बेसिकली को 2-3-4 लोगों ने किया है मेन, लेकिन सपोर्ट, फाइनेंशियल फंडिंग सब हो रही हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि ये ऑर्डर इस साल के लिए होल्ड किया जाए या प्रॉपर डिसीजन इसके ऊपर निकल के आए, कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ देखिए, जब काउंसलिंग होती है या कोई भी डिसीजन ऐसे आते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों ही पड़ते हैं काउंसलिंग पे। लेकिन ये जितना डिले होता जाएगा, कहीं ना कहीं उतना पॉजिटिव, कुछ एंगल में पॉजिटिव होगा और कुछ एंगल में नेगेटिव होगा। जो कैंडिडेट रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे थे, उनके लिए क्वेश्चन मार्क बढ़ता चला जाएगा कि अब रिवाइज कट ऑफ कब होगा, जनवरी में होगा। क्योंकि अगर 16 तारीख को जजमेंट आता है तो काउंटिंग शुरू होते होते 24-25 हो जाएगी। पर यानी ये मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट तक राउंड 2 खत्म होगा और Jan 15, Jan 20 तक जाके मॉपअप क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर इतना डिले होता है तो वो भी तब जब 16 तारीख से शेड्यूल निकालते हैं, तो और डिले हुआ तो और डिले होगा। तो सवाल ये है कि उनके लिए कब आएगा। अगला नीट पीजी भी आ जाएगा, INICT के भी फॉर्म्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आने लगेंगी। तो ये समझना, एनालाइज करना बहुत टफ होगा, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। अभी जो करंट सिनेरियो है, इसमें ड्रॉप आउट बहुत कम लग रहे हैं। ड्रॉप करने का मूड काफ़ी कम कैंडिडेट्स का है। लेकिन अगर ये और महीने, 1.5 महीने, 2 महीने डिले हुआ तो काफ़ियों का मूड ड्रॉप करने के लिए भी बनने लगेगा, क्योंकि टाइम मिलेगा पढ़ने का। अगला जो एग्ज़ाम होना है वो बेसिकली जून जुलाई, मतलब जुलाई लास्ट तक या जुलाई में होने के चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग। जुलाई से पहले होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो यानी अब ये मान के चलिए कि ओवरऑल कहीं ना कहीं 7 महीने 8 महीने का टाइम फिर मिलेगा पढ़ने का। तो ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स भी होंगे। लेकिन अगर रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ तो जो सिनारियो है काउंसलिंग का बहुत पॉजिटिव रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिजर्वेशन लागू हुआ तो यूआर कैटेगरी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ा नुकसान होगा उनके लिए। तो जितना डिले हो रहा है, ये अगर डिसीजन कल अच्छा आता है, म्यूचुअल डिसीजन आता है दोनों ही कैटेगरीज को मिला के, तो फायदे की बात है। थोड़ा डिले होता है तो सब्र करने लायक है। लेकिन आई नो जितना डिले होगा, पैनिक बढ़ेगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी, कैलकुलेशन मिसमैच होंगी, दिक्कतें डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं कम होने की वजह से। ये बात मैं समझता हूँ और मैं बात को मैं अच्छे से जानता भी हूँ। अब जो वर्क है, अब होमवर्क भी कितना करें, कुछ नहीं करना है, शांत रहिए, एनालाइज कीजिए, साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह बैठ कर चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, अपने कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करते हुए रहिए। मैं ये भी नहीं कह सकता कि हम एनालिसिस करके कॉलेजेस की शॉर्टलिस्टिंग शुरू कर दें, क्योंकि सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, कोई आइडिया नहीं है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है प्रॉपर वे में देखा जाए। तो थोड़ा बहुत चीज़ों को लेके चलें। और मेरे हिसाब से जितनी डिले होगी काउंसलिंग, कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट में प्रॉफिटेबल भी हो सकती है कुछ
लॉबी के कैंडिडेट्स के लिए ये। लेकिन जो रिवाइज कट ऑफ वाले हैं, जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए नुकसान वाली बात है। ऑलरेडी उनका टाइम काफ़ी निकल जाएगा। अगर वो एलिजिबल नहीं हुए तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो कुछ लोगों के लिए ट्रबल क्रिएट करेगा और कुछ के लिए ईजीनेस क्रिएट करेगा। तो इसको देख के चलना है। एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखिए, शांति के साथ चलिए, क्या पता आपको एक फ्रूटफुल गुड्स मिले, एक कुछ ऐसी चीज़ मिले जो कि बहुत ज़रूरी थी आपके लिए। ठीक है, बात रही काउंसलिंग की। काउंसलिंग में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन मैं एक बात आज फिर कहूँगा और रिपीट करता हूँ हर वीडियो में, पुराने कट ऑफ को देख के जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं, पुराने कट ऑफ को देख के जो काउंसलिंग का अंदाज़ा लगा रहे हैं, उनको शायद झटका लगेगा जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। हल्का बहुत नहीं, जोर का झटका धीरे से नहीं, जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा, देखिएगा। डीएनबी के क्लब हो जाने से सिनेरियो पूरा यू टर्न लेगा। एमडीएमएस के लिए बहुत बड़ा यू टर्न रहेगा, कुछ ब्रांचों के लिए काफ़ी बड़ा यू टर्न होगा, कुछ के लिए ठीक ठाक टर्न होगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। तो उसको एनालाइज करके डिसीजन ले, जी नहीं। अगर 50,000 कैंडिडेट ये सोचे कि मैं दिल्ली या आईपीयू में बीएचयू कोटा से हूँ, मुझे एनेस्थीसिया मिल जाएगी, स्ट्रे को कैलकुलेट करके, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। स्टे वैकेंसी राउंड सिर्फ एक एज्यूम्पशन राउंड होता है, पता नहीं होता क्या गारंटी हो रही है। लास्ट ईयर हुआ नहीं बहुत जगहों पे, कुछ ही जगह हुआ, बहुत जगहों पे हो नहीं पाया कोविड की वजह से, तो पता नहीं चलता। आप कभी भी स्टे वैकेंसी राउंड को टारगेट करके अपनी काउंसलिंग डिजाइन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, लोग मानते नहीं। इवन लोग मुझसे ही बहस करते हैं कि सर नहीं, वो डेटा में ये था तो इस बार तो मिल ही जाएगा ना, 7,000 पे क्लोज हुआ तो इस बार क्यों नहीं मिलेगा, मेरे 7,800 है। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली समझिए, सच को फेस करने की आदत डालिए, सच को फेस करना सीखिए। लोगों की बनी बनाई बातों में आने की जरूरत नहीं है। लोग कहानी सुनाते हैं अपने लस्ट के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, उसको सुनने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस कीजिए। और जो चॉइस फिलिंग बनाई जा रही है ना, पुराना कट ऑफ देखा, चॉइस फिलिंग बना दी, 2-4 साल का देखा, फिर कट ऑफ देखा, बना दिया, ऐसे नहीं होता। हर कॉलेज का सिनेरियो, हर डिपार्टमेंट का सिनेरियो हर 6 महीने में चेंज होता है और बदलता रहता है। मैंने देखा है टेलीग्राम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत ज्ञान बढ़ता है ब्रांचेस को लेके, कॉलेजेस को लेके, वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा है। ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये सीनियर्स की दी हुई रिपोर्ट्स हैं फेसबुक पे, क्वारा के रिव्यूज़ पे, जिसको लोग कंपाइल करके अपने टेलीग्राम चैनल्स पे डाल के पब्लिसिटी करते हैं और ये बताते हैं कि हम आपको ऐसे गाइड करेंगे, तो देख के चलिएगा। कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट का 1, 2 का, 5 का, 6 का, 10 का मालूम करना पॉसिबल है, 20 का पॉसिबल, पूरों का करना पॉसिबल नहीं है। उसमें बस ये देखा जाता है क्या एवरेज है, क्या एवरेज नहीं है, एकेडमिक कैसा है, पेशेंट लोड कैसा है, ओवरऑल ठीक है या नहीं है। पासिंग रेट की एक लिस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे कि हर सब्जेक्ट वाइज क्या पासिंग रेट्स हैं। बड़े बड़ों का नाम नहीं लूँगा वरना ऑब्जेक्शन वाली बात हो जाएगी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं डीएनबी में जिनकी की कुछ ब्रांचेस का पासिंग रेट लास्ट ईयर 0 भी रहा है, कुछ का। ये भी एक फैक्टर है। एक बात और, अगर आप एमडीएमएस इंक्लाइन कर रहे हैं, एमडीएमएस लें, उसके बाद डीएनबी के लिए जाएं। कुछ ब्रांचेस में डीएनबी आप पर क्लाइंट ले सकते हैं, सर्जिकल में अवॉइड करें लेने के लिए, क्योंकि पासिंग रेट एकेडमिक देखना भी ज़रूरी है। 3 साल का कोर्स 3 साल में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर और अच्छा होता है मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो और वीडियो पे डिसलाइक दें, उनका मोस्ट वेलकम, ज़रूर दें। सच कड़वा होता है, नो। और एनालिसिस कीजिए, ज़बरदस्ती का अपने में बर्डन मत डालिए। डिले होना था, डिले हो गया, और थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम है, किसी को घूमना है घूम लीजिए, आराम करना है आराम कर लीजिए, दिवाली आ रही है दिवाली मना लीजिए शांति के साथ, लेकिन परेशान बिल्कुल ना हो। एक बात में और, जो मेन टॉपिक है, स्टेट काउंसलिंग्स अपने फॉर्म निकाल सकती हैं, लेकिन काउंसलिंग वो राउंड 1 के बाद ही कराएंगी, ऑल इंडिया के बाद। फॉर्म निकाल के वो छोड़ सकती हैं। पौंडीचेरी का फॉर्म आया, बंद हो गया। तमिलनाडु का फॉर्म आया, बंद हो गया। फिलहाल जो फॉर्म आ रहा है कल से, वो मध्य प्रदेश काउंसलिंग का फॉर्म है जो कल से आ रहा है, आउटसाइडर्स के लिए ओपन है। राउंड 2 में वो पार्ट लेंगे काउंसलिंग में, लेकिन राउंड 1 में वो वहाँ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एनालिसिस वाली बात है कि आपको सीट्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या क्राइटेरियाज रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं, जो एनआरआई सीट्स को फोकस करते हैं और वो रियल एनआरआई हैं, तो वो एक बार के लिए मध्य प्रदेश को टारगेट करके चल सकते हैं। वहाँ पे एनआरआई की फीसेस नॉर्मल फीस की लगभग 3.5 गुना है।
इवन 40, 45, 50 लाख पर ईयर की फीसेज हैं बड़ी बड़ी ब्रांचेस की। तो आप उसको एक बार टारगेट करके चल सकते हैं एनआरआई चीज़ को मध्य प्रदेश के अंदर। अगर आप जेन्युइन एनआरआई हैं तो डॉक्यूमेंट अप्लाई कीजिए, उसका अलग से फॉर्मेट है जो साइट पे दिया हुआ है, उस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट को डाउनलोड करके बनवा लीजिए अपने रिलेटिव से, अभी टाइम है। फॉर्म भर के एनआरआई कोटा के जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सिक्योरिटी फीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीस है एनआरआई कोटा की, वो 10 लाख है। 10 लाख यू हैव टू पे फॉर द एक्स्ट्रा फीस के लिए आपको पे करना है, ठीक है। ये आप इन चीज़ों को देख के आपको चलना है, एनालाइज करके चलना है। इसके अलावा भाई कोई फॉर्म आया नहीं है, लेकिन सभी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आई रखी है अपनी, अपडेट रही है न्यूज़ के लिए, क्योंकि स्टेट्स फॉर्म निकाल सकती हैं, फॉर्म फिल करके छोड़ सकती हैं कि बाद में जब काउंसलिंग हो जाएगी ऑल इंडिया की तो वो काउंसलिंग करके रिजल्ट निकाल देंगे, उनका टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए वो इस चीज़ को कर सकते हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा और भी स्टेट्स निकालने के चांसेस हैं, ऐसा धीरे धीरे प्रॉस्पेक्टस भी आने लगेंगे। हरियाणा का भी लगभग किसी भी स्टेट का आया नहीं है, लेकिन हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी इनका आया नहीं, तमिलनाडु, पौंडीचेरी का आया है, और एमपी का कल से स्टार्ट है, नोटिफिकेशन है। किसी की बातों पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो ऑफिशियल साइट पे अपडेट होते हैं, उनको ही देख के समझिए भाई, किसी की बातों में भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और बन रहा है कि स्टेट मेरिट्स कब तक आएंगी। स्टेट मेरिट्स ऐसे नहीं आती हैं, जब आप कंसर्न स्टेट का फॉर्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंग स्टेट मेरिट बनेगी और वो पब्लिश होगी, वो आपका स्टेट रैंक कराएगा। वो इंडिविजुअल ऐसे बिना उसके नहीं आता है। जैसे आंध्रा तेलंगाना ने अपनी स्टेट मेरिट डिक्लेयर करी, उन्होंने भी कैसे डिक्लेयर करी कि जो कैंडिडेट वहाँ से यूजी थे उन्होंने उसको डेटा को कंपाइल करके रैंक वाइज अपनी तेलंगाना और आंध्रा की लिस्टिंग निकाली, दोनों स्टेट्स से निकाल चुके हैं वो मेरिट लिस्ट, लेकिन बाकी स्टेट्स फॉर्म भरने के बाद ही निकालते हैं, उससे पहले निकालते नहीं हैं। एक दो स्टेट्स हैं जो पहले निकाल सकती हैं, लेकिन वो भी देखने वाली बात है, जो कि क्लोज स्टेट्स हैं, क्या पता कब तक निकालेंगी। और जो मेरिट लिस्ट आंध्र तेलंगाना में भी आई है वो कन्वीनर कोटा की है, यानी जो कैटेगरी ए सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, वो या फिर जो गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट की कैटेगरी बी के लिए वो मेरिट लिस्ट नहीं आई है, मैनेजमेंट कोटा की जो है उसके लिए बाद में आएगी जब फॉर्म्स फिल हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को देखिए, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, हम बात कर सकते हैं। पीरियड गाइडेंस वैसे हम ले नहीं रहे हैं, रैंक एनालिसिस करने के बाद डिसीजन ले रहे हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वैसे रैंडमली नहीं ले रहे हैं। पूरा कहानी समझने के बाद अगर लगता है, उम्मीद है कोई अच्छी जगह मिल सकता है तो ही ले रहे हैं, अदरवाइज उतना फ्लो में नहीं ले रहे हैं। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन तो कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर क्वारी कर सकते हैं। मुझसे बात नहीं होगी तो मेरे व्हाट्सएप पे क्वारी रिपीट डालते रहिएगा, जिस दिन जब भी मैं देखूंगा आई विल रिवर्ट यू। 9675200801 9690796426 ये हमारे नंबर है। रेगुलर टच में रहिए और कीप अपडेटेड विद अस। इवन यूट्यूब पे बहुत लोग और अपडेट्स देते हैं, उन पर भी अपडेटेड रहिए। टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेटेड रहिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। ज़्यादा ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता, और फाइट ना करें। मैंने उस दिन भी कहा था, डॉक्टर्स हैं, हाई फर्टिलिटी के लॉबी को बिलोंग करते हैं तो उसको मेंटेन करें, लड़े नहीं। ओबीसी रिजर्वेशन, युवा रिजर्वेशन, SC ST रिजर्वेशन है, आज से नहीं, इस देश में कई सालों से चले आ रहे हैं, तो इन पर लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट वेट कि आपके फेवर में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।